नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्लियरली हेडलाइंस में यहाँ पर गेहूं है, जहाँ पर लगातार ये बात चलती रही है और हमारे चैनल पे भी एक्सपर्ट्स ने आके कहा है कि शायद गेहूं में यहाँ पर दिक्कत रह सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती करनी चाहिए। लेकिन कल शाम जिस तरह का डीजीएफटी का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, उसमें कहा गया कि 26.2 मिलियन टन की जो प्रोक्योरमेंट है वो पिछले साल के 18.8 मिलियन टन से काफी ज्यादा है। एज ऑफ नाउ इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और अफवाहों से यहाँ पर बचा जाए। क्या कुछ है यहाँ पर डिटेल्स, कैसा है एक्चुअल में बाजार, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रोल ऑफ फ्लावर मिलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस हैं। प्रमोद जी नमस्कार। क्लियरली गेहूं को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, क्या फाइनल क्रॉप है, किस तरह की कंजम्पशन है, उस पर काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और डीजीएफटी ने क्लियरली उसको यहाँ पर रिएक्ट किया है। कल शाम को भी सीएनबीसी आवाज पर हम एक शो कर रहे थे जहां पर यही बात की जा रही थी कि गेहूं में अब क्या है, क्योंकि पिछले एक महीने में 5 से 7% तक भाव चढ़ चुके हैं, सरकारी प्रोक्योरमेंट थम गई है। अब आगे जाकर किस तरह की होल्डिंग मिलर्स के पास है और आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन फिगर है 112 या 113 मिलियन टन, ट्रेड का और वेरियस एजेंसीज का रिपोर्ट है कि करीबन 98 टू 100 मिलियन टन है प्रोडक्शन। तो लास्ट ईयर हम लोग जो नवंबर में भाव देख रहे हैं वो अभी जून जुलाई में मई जून में हम देख रहे हैं। तो और गेहूं प्रोक्योरमेंट जितना गवर्नमेंट का होना चाहिए था हुआ नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑलरेडी मार्केट में शॉर्टेज है, गेहूं नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। तो या तो गवर्नमेंट ओपन सेल करे या फिर इंपोर्ट अलाउ करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों अभी तो सिर्फ 2 ही महीना खत्म हुआ है, मतलब नया क्रॉप आके, और 10 महीना निकलना मुश्किल लग रहा है। आप सेंटिमेंट कैसे देखते हैं प्रमोद जी, जो डीजीएफटी की लैंग्वेज है कि अफवाहें ना फैलाई जाएं, ट्रेड यहां पर इंपोर्ट को लेकर ना कहें, बाजार में किल्लत नहीं है। ऑफ कोर्स डीजीएफटी यूजुअली स्टेटमेंट्स नहीं बनाते हैं, डीजीएफटी हमें बताते हैं कि क्या इंपोर्ट है क्या एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट करने वाले हैं, ड्यूटी चेंज है या कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह की लैंग्वेज यहां पर हमने नोटिफिकेशन में आते हुए देखी है, उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे नहीं मालूम है, मतलब गेहूं का अवेलेबिलिटी ओपन मार्केट में ऑलरेडी टाइट है, तो हो सकता है नेक्स्ट 2-3 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में लगता है कि अवेलेबिलिटी का इश्यू रह सकता है गेहूं। और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी देयर ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल 18 मिलियन टन था, इस टाइम 8 मिलियन टन था, और प्रोक्योरमेंट जो 34 का टारगेट था 26 हुआ है। और आई मीन और पीडीएस में भी इन्होंने कटौती करके चावल ज्यादा किया है। तो आई डोंट नो, कहीं ना कहीं गेहूं में मतलब देयर इज अ इशू। आई मीन आई डोंट नो। आई मीन जैसे गवर्नमेंट का फिगर लास्ट ईयर 107 था, फिर रेट का 92 93 ही रहा है, और फिर लास्ट नवंबर दिसंबर में 35 रुपए गेहूं टच कर गया था जी। आई डोंट नो, मतलब वी आर लिटिल वरीड एक्चुअली। द मिलिंग इंडस्ट्री के पास 2 महीने से ज्यादा स्टॉक है नहीं। या तो फिर फार्मर के पास है या ट्रेडर्स के पास है। ओके ओके तो प्रमोद जी, यानी आपके हिसाब से 2-3 महीने कंफर्टेबली निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो जैसे मनीषा जी ने कहा, डीजीएफटी की लैंग्वेज अलग है, उनके हिसाब से स्टॉक एम्पल है और वीट इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। अगर हम मान के चलें कि इंपोर्ट्स नहीं होते हैं जिस तरीके से डीजीएफटी ने कहा है, तो कंसीडरिंग कि आपके हिसाब से 2 महीने ठीक ठाक रहेंगे, उसके बाद शायद परेशानी हो सकती है। प्राइसेस फिर कैसे दिखते हैं आप जाते हुए यहाँ से? मतलब गेहूं कितना है किसान के पास है, किसी के पास इसका अंदाजा है नहीं एक्चुअली, और माल निकल नहीं रहा है, तो टाइम ही बताएगा। आई मीन प्रमोद जी, कंजम्पशन हम लोगों को टाइटनेस लग रहा है मार्केट में। जी प्रमोद जी, कंजम्पशन इंडिया की यूजुअली कितनी रहती है? क्योंकि सरकार के प्रोडक्शन के आंकड़े और कंजम्पशन के आंकड़े दोनों ही जो ट्रेड बोलता है उससे काफी अलग होते हैं। करेक्ट है। आई मीन लास्ट ईयर भी यही हुआ, और फिर जाके बहुत शॉर्टेज हुआ। फिर गवर्नमेंट ने पहले बोला एक्सपोर्ट हम बैन नहीं करेंगे, फिर उन्होंने सडनली एक्सपोर्ट बैन किया। वी डोंट नो। आई मीन टाइम ओनली कैन टेल अस व्हाट इज द सिचुएशन। जी प्रमोद जी, हमने सरकार को बाकी सारी कमोडिटीज में काफी सारे मेजर्स लेते हुए देखा है। यहाँ पर ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट अभी बैन है, सरकार कह रही है इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कह रहे हैं कि किसान और ट्रेडर के पास यहाँ पर माल है, तो क्या सरकार उस तरीके में यहाँ पर मूव इन कर सकती है? आपको लगता है कोई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी स्टॉक लिमिट डिस्क्लोज करने की बात की जाए? कर सकती है गवर्नमेंट। लास्ट ईयर भी उन्होंने बोला फर्स्ट वी विल ब्रिंग स्टॉक डिक्लेरेशन, वी विल ब्रिंग स्टॉक लिमिट, वी विल reduce the duty to zero, or we will do OMSS. The government can do any of these 3 things and 4 things. I think last year also उन्होंने कहा था ये सब चारों बातें।
ओके ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट देखते हैं आगे की सिचुएशन कैसी रहती है, लेकिन जैसे प्रमोद जी ने कहा कि आगे दिक्कत हो सकती है, और फिलहाल के अगर सिचुएशन देखें तो फिलहाल 2-3 महीने सिचुएशन कंफर्टेबल है जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, लेकिन आगे के मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसानों के पास कितनी होल्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई डेटा फिलहाल नहीं है। भूपेश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या इस डेवलपमेंट पर? जी नमस्कार मैम। गेहूं की बात करें तो गेहूं में मुझे लगता है कि अभी एम्पल स्टॉक मार्केट में अभी की सिचुएशन के हिसाब से बरकरार है, और आने वाले समय में हो सकता है कि गेहूं की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बेसिक कमोडिटी फूड है ये। तो सरकार की पैनी निगाह इस पे लगातार बनी रहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गेहूं में कोई स्टॉक में कमी रहेगी। प्रमोद जी, एक फाइनल सवाल आपसे। तो फिर जैसे आपने कहा कि भाव थोड़े से यहाँ पर ऊंचे रह सकते हैं, और जो पिछले साल जून जुलाई में थे वो ऑलरेडी हमने मई में बनते हुए देखे हैं। तो अगर इंपोर्ट नहीं होता है, अगर डिमांड यहाँ पर आगे निकल के आती है, किस तरह के प्राइस रेंज फिर हम बनता हुआ देखेंगे? प्रमोद जी, क्या प्राइस रेंज बनती हुई नजर आएगी? जी मैम, अपसाइड में 2800 और 2950, और नीचे में मुझे लगता है कि 1800 से 1850 जो अच्छे गेहूं का दाम बने रहना चाहिए आने वाले समय। यानी कि 2800 तक जा सकते हैं प्राइसेस। और प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे प्राइसेस? साउथ में ऑलरेडी हमारे इधर 2800 रुपया गेहूं का दाम है ऑलरेडी। और आपको लगता है 30 निकलेगा फिर से? नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये गेहूं की बात है। प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। क्लियरली भाव यहां पर चढ़ते हुए नजर आए हैं। एज ऑफ नाउ जीएफटी ने इसको नकारा है, लेकिन जैसे प्रमोद जी कह भी रहे थे कि पिछले साल भी एक्सपोर्ट होते होते बीच में रोक दिए गए थे। इस साल किस तरह की स्थिति निकल के आती है नजर रखनी होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ गेहूं के भाव गिरे ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। 5 से 7% की बढ़त हम पिछले महीने में देख चुके हैं, और यहां से और तेजी की ही उम्मीद फिलहाल। ये तो बात हुई गेहूं की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहां पर गुआर की भी कर लेते हैं, क्योंकि इवन एज महाराष्ट्र बारिश का इंतजार कर रहा है, राजस्थान में हमने प्री मानसून शार्स यहां पर लगातार आते हुए देखे हैं। भूपेश जी, कैसे देखते हैं स्थिति वहां पर, और इस सेक्टर के बारे में अब क्या नजरिया है? जी, सबसे पहले ग्वार के प्राइस आउटलुक के बारे में चर्चा करूंगा। ग्वार का चार्ट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, प्राइस स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव है काफी पिछले ट्रेडिंग सेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक ग्वार सीड वायदा जुलाई वायदा 5565 का भाव क्रॉस नहीं करता अपसाइड में, तब तक इसमें नेगेटिविटी जारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है नीचे में 5440 के नीचे अगर ये दाम ट्रेड करते हैं इसके नीचे, तो नीचे में 5350 और 5270-80 के भाव भी देखे जा सकते हैं आने वाले समय में। ओके, और स्पाइसेस के पैक में जीरे पर भूपेश आपके कमेंट्स क्या हैं? क्योंकि यहाँ पर एक डिसेंट करेक्शन के बाद हम एक कांस्टेंट अपमूव देख रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से, खासतौर से 47,000 के आसपास प्राइसेस आ चुके हैं वापस। क्या व्यू इन लेवल से? जी मैडम, जीरे के चार्ट की बात करें तो जीरे का चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी 500 से 1000 रुपए की तेजी और आनी चाहिए जीरे में। 43,500 से 48,000 तक के लेवल बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। जीरे में किसी प्रकार की शॉर्ट सेल नहीं करनी चाहिए अभी, स्पेशली भाव को देखकर। जी, आपसे एक व्यू यहाँ पर दालों पर, कॉटन पर भी लेना चाहेंगे, जहां पर कल हमने अच्छी खासी एमएसपी बढ़ते हुए देखी है। जो बाजार की उम्मीद थी, सीएसीपी की रिकमेंडेशन थी, उससे ज्यादा ही नंबर आता हुआ देखा है। इन सेक्टर्स में अब क्या लगने लगा है? जी, मेरे से सवाल है हाँ आपका? जी, हाँ जी भूपेश जी। भूपेश जी, आपसे सवाल है। जी, एमएसपी के विषय में अगर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए जो सरकार ने पिछले चुनावी वायदे किए थे, वो अपने लगभग सारे वायदे पूरे किए हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसी प्रकार से मूंग की जो एमएसपी बढ़ाई है, मुझे लगता है कि ये काफी हद तक किसानों के फेवर में रहेगी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये एमएसपी का फायदा किसानों को भी मिलेगा और सरकार को भी मिलेगा वोट के रूप में। ओके ओके, चलिए, तो ये राय रही कमोडिटीज़ पर। और बाकी अगर कमोडिटीज़ देखेंगे तो कोई खास एक्शन है नहीं। कॉटन सीड ऑयल के थोड़े दबाव में है, और हमने स्पाइसेस के पैक की, और साथ ही
ग्वार पैक की तो बात की ही। आगे बढ़ेंगे, अब फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं सोने चांदी पर भी, जहां पर आज के सेशन में वापस से थोड़ी सी हम एक्शन देख रहे हैं, तेजी की तरफ हल्की बाइंग देखने को मिली। लेकिन ऑल्दो अगर आप पिछले 15-20 सेशन देखेंगे तो सोने चांदी दोनों में ही एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दिया। रविंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो गोल्ड पर आपके कमेंट्स, क्या लगता है इसी रेंज में फंसा रहेगा फिलहाल? गुड मॉर्निंग दीपाली। जी बिल्कुल, जैसे हमने पिछले वीक में भी कहा था कि एक दायरा है गोल्ड में। अगर ऊपर का लेवल देखे स्पॉट में तो 1984 85 डॉलर से एक रेजिस्टेंस है, और लोअर लेवल्स पे 1934 का एक सपोर्ट है। 1930 के आसपास हमने एक स्पाइक भी देखा था पिछले कुछ दिन पहले। बट उसी दायरे में है, क्योंकि गोल्ड में हम एक अपमूव देख रहे थे ऑन एक्सपेक्टेशन की फेड का जो जून मीटिंग है उसमें दे माइट टेक अ पॉज। लेकिन अभी जो इस वीक में अब ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक और कैनेडियन सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है आफ्टर टेकिंग अ पॉज, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जब तक कि कोर इन्फ्लेशन में कमी नहीं आएगी तब तक सेंट्रल बैंकर्स माइट अगेन गो फॉर अ हाइक। सो इसके लिए जो जुलाई मीटिंग है उसमें फिर से होप्स बढ़ी है कि दे माइट गो फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट हाइक, और उस वजह से ही गोल्ड सिल्वर में हमने फिर से एक फॉल देखा है। तो हमारे हिसाब से ये रेंज कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अभी कोई एकदम बेरिश मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिलहाल तो इन्फ्लेशन रिपोर्ट का वेट होगा नेक्स्ट वीक में। उसके बाद जो फेड की मीटिंग है, तब तक के लिए आई थिंक इट विल स्टे इन अ रेंज। अगर इन्फ्लेशन घट के आता है तो देन दैट माइट बी अ बूस्टर फॉर गोल्ड प्राइजेस। अब देखिए, डॉलर इंडेक्स ज्यादा बड़ा नहीं है, बट यील्ड्स में एक अच्छा अपमूव हमने देखा है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में। तो उस वजह से ही गोल्ड में हम एक आई वुड से एक सुस्त कारोबार देख रहे हैं, जैसे कि एक रेंज में देख रहे हैं, $30-40 के एक रेंज में है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये रेंज नहीं निकलता तब तक आई थिंक दिस रेंज माइट कंटिन्यू। हालांकि सिल्वर में चार्टिकली एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न अभी भी है, तो इंटरनेशनली जब तक कि $22 के ऊपर है, आई थिंक इट इज स्टिल इन अ बुलिश ट्रेजेक्टरी। एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बट उसका जो ब्रेकआउट है वो $24 के ऊपर है। तो अगर $24 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक वी माइट अगेन सी अ शार्प अप मूव इन सिल्वर प्राइसेस। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो वो लेवल करीब 73,000 73,200 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से इट इज जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर। अगर कोई भी ट्रिगर आता है तो वी माइट सी अ डायरेक्शनल मूव। तो सिल्वर में मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक बुलिश टिल्ट है। गोल्ड में अभी भी मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। ऑलराइट, तो ये सोने की यहाँ पर बात है जहाँ पर एक रेंज बाउंड मूव रहने की उम्मीद है। चांदी में ऑफ कोर्स कुछ सपोर्ट देखने को मिला है, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मेटल्स और एनर्जी पैक की, यहाँ पर क्या बनाए ट्रेड बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली आज फिर देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीन का डेटा यहाँ पर वीक है। ट्रेड नंबर्स अगर देखें तो कॉपर इंपोर्ट्स करीबन 4.9% मई के महीने में यहाँ पर फिसलते हुए नजर आए हैं। ट्रेड सरप्लस में भी गिरावट है, और बाजार की पूरी नजर अब इस बात पर है कि चीन की तरफ से किस तरह का स्टिमुलस आता हुआ नजर आएगा। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप मेटल्स एज अ सेक्टर, और यहाँ पर क्या है टॉप ट्रेड? वेल मनीषा, मेरे हिसाब से चीन से स्टिमुलस निकलने की उम्मीद है, और इसी वजह से हमने एक अपमूव देखा था सारे ही बेस मेटल पैक में। बट उसके बाद एक फॉल भी देखा है, क्योंकि ओवरऑल चाइना में जो सिनेरियो है वो अभी भी आई वुड से कि इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। लेकिन जो स्टिमुलस की बातें चल रही है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज सपोर्टिंग द प्राइजेस। प्लस फेड की तरफ से जो जून मीटिंग में जो पॉज का न्यूज है, आई थिंक दैट इज आल्सो सपोर्टिव ऑफ प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल्स पे हम बाइंग देख सकते हैं। हो सकता है कि कॉपर में फिर से एक बारी 715 714 तक के लेवल्स दिखाई दे, बट जब तक 704 होल्ड है, आई थिंक कॉपर में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। चार्टिकली भी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेक है फ्रॉम द सपोर्ट्स ऑफ 704। और ऊपर में मेरे हिसाब से 728 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाता है तो वी माइट सी कॉपर प्राइसेस गोइंग हायर टुवर्ड 735 और उसके बाद 745। सिमिलरली अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी काफी टाइम से 210 210 213 का रेंज जो है वो ब्रीच नहीं हो रहा था, और वो अभी ब्रीच हो चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि जिंक में भी हम करीब 218 220 तक का लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्पेशली ऑन बैक ऑफ होप्स ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम चाइना।
लेकिन वहां से अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है तो हो सकता है कि वी माइट सी फर्दर डाउनसाइड। बट एज ऑफ नाउ लुकिंग एट द प्राइस एक्शन एंड लुकिंग एट द मार्केट सेंटिमेंट्स, हमें लगता है कि करेक्टिव मूव्स रहेगा, लेकिन उन करेक्टिव मूव्स पे बाइंग आने की पूरी उम्मीद। साथ ही रविंद्र, अगर एनर्जी पैक की बात करें तो कच्चे तेल पर आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? $77 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस फर्म, घरेलू बाजार में भी हैं 6000 के आसपास, यूएस में इन्वेंट्री लेवल्स डिक्लाइन हुए हैं। क्या रेंज, क्या व्यू इस तरह से क्रूड पर? क्रूड में जैसे आपने बताया दीपाली की इन्वेंट्री लेवल तो डिक्लाइन हुए क्रूड के, लेकिन जो प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज है वो बढ़ के आए हैं, विच इज स्लाइटली वरिंग फ्रॉम डिमांड परस्पेक्टिव। चाइना से इंपोर्ट्स बढ़े हैं, लेकिन फेड का जो स्टांस है, आई थिंक दैट माइट कैप द प्राइजेस, और उस वजह से हम एक ऊपर के लेवल पे $74-75 पे कैप देख सकते हैं, जो कि मैं लगातार कहते आ रहा हूँ। लोअर लेवल्स पे $67-68 का एक सपोर्ट रहेगा। तो एमसीएक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स में हमें लगता है कि 5800-850 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और ऊपर के लेवल्स 6200 तक के एक रेजिस्टेंस है। 6200 के ऊपर अगर निकल जाता है तो वी माइट सी गुड राइज इन प्राइजेस। बट अदरवाइज ऑल्सो चार्टिकली एक बुलिश एंगल्फिंग है, तो मेरे हिसाब से जब तक कि $67 होल्ड है ऑन द लोअर साइड, which turns to somewhere around 5,700, 5,750. I think it's a good buying zone. अगर लोअर लेवल्स पे 5,850, 800 तक आता है, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है फिर से एक बार 6,200 तक के लेवल हम क्रूड में देख सकते हैं। तो आई थिंक बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसमें भी, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है। आई थिंक इट विल बी कैप समवेयर नियर 75 डॉलर्स। ऑल राइट, तो ये क्रूड ऑयल की बात हुई, लेकिन भूपेश जी, अगर ऑफ कोर्स एग्रो की तो हमने आपसे बात की ही, लेकिन अगर नॉन एग्रो में आप कोई टॉप ट्रेड लेना चाहें तो वो कहाँ होगा? जी, मैं आज के दिन में गोल्ड में बिकवाली करना पसंद करूंगा, जिसमें 59,460 का अभी भाव चल रहा है। यहाँ से गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 59,715 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 59,308 और 210 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली सोने, चांदी, कच्चे तेल पर और साथ ही बेस मेटल्स पर भी। शुक्रिया रविंद्र, भूपेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।